हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का इस पर स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज हम करेंगे पार्ट 7 और आज है 27 स्पेशल डे फॉर माय बेस्ट स्टूडेंट। इस लड़की ने 12th क्लास की पोल साइंस में 95 मार्क्स लाकर मेरा सीना चौड़ा कर दिया था। आज इस बच्ची का बर्थडे है। विश यू हैप्पी 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 बर्थडे माय स्वीट डॉग। और तेरे लिए गिफ्ट है जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब हम टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक की बात करें, पार्ट 7 आपकी एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 11 पर नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। बात को प्लीज ध्यान से समझना। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, हम पहला चैप्टर कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? शीत युद्ध का दौर, जिसमें हम 1945 से लेके 1990-91 तक की बातों पर चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या मनमुटाव रहा। पूरा विश्व दो गुटों में बंटता जा रहा था। ये दोनों नव स्वतंत्र देशों को किस प्रकार लालच देके या जबरदस्ती अपने खेमे में शामिल करना चाहते थे। हम इस चैप्टर के अंदर अभी यही बात पढ़ रहे थे। बीच में हमने एक और पॉइंट पढ़ा, मेरी लास्ट वीडियो जो गुट निरपेक्षता पे थी, पार्ट 6। पार्ट 6 के पॉइंट को मैं नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से जोड़ूंगा। ध्यान से समझना। 1947 में भारत आजाद हुआ और 5 देशों के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष की स्थापना करी 1956। और 1961 में 25 सदस्यों के साथ गुट निरपेक्ष एक सम्मेलन किया। यहां तक क्लियर हुआ? जब गुट निरपेक्ष की बात 1956 में की जा रही थी, बात को ध्यान से समझना क्योंकि मैं इसी ईयर को यहां से जोड़ूंगा। 1956, 1961 और यहां पे जो एक ईयर आ रहा है 1972, उसको मैं कनेक्ट करूंगा। प्लीज ध्यान से समझना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बात को समझाने के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। 1947 में भारत आजाद हुआ और 5 देशों के साथ मिलकर गुट निरपेक्षता की नींव रखी गई। 1956 में पहली बैठक हुई गुट निरपेक्षता को लेकर। इस बैठक के अंदर अभी गुट निरपेक्षता के अंदर क्या चर्चा हो रही थी? सिर्फ एक चर्चा कि पूरा विश्व जो 2 गुटों में बंट रहा है, उस गुट को एक तीसरा विकल्प मिले गुट निरपेक्षता के रूप में। गुट निरपेक्षता के रूप में तीसरा विकल्प मिले। 1956 तक गुट निरपेक्षता के सदस्यों की यही मानसिकता थी, क्योंकि उस टाइम का कंडीशन पूरा विश्व 2 गुटों में बंट रहा था। तो पहली प्राथमिकता गुट निरपेक्षता के देशों ने यही दी कि नव स्वतंत्र देशों को तीसरा विकल्प मिले गुट निरपेक्ष के रूप में। 1961 में गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी हुई और 25 सदस्यों के साथ 1961 में सम्मेलन किया गया बेलग्रेड में। ठीक है, यहां तक क्लियर? 1961 तक भी
गुटनिरपेक्ष देशों की सोच यही थी कि हमें किसी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं बनना, किसी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं होना और किसी महाशक्ति को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना। 1961 तक मगर समय बीता और गुटनिरपेक्षता में जो देश हैं शामिल हैं, रिपीट कर रहा हूं, गुटनिरपेक्षता में जो देश हैं वो विकासशील हैं। विकासशील का मतलब जो धीरे धीरे अपना विकास कर रहे हैं। जैसे एक गरीब व्यक्ति धीरे धीरे अमीर होने की चाह होती है ना, अपना विकास करता है और उस मुकाम तक पहुंचता है। तो विकासशील का मतलब ये। तो 1961 तक विकासशील देशों को दिमाग में सिर्फ यही मानसिकता थी कि हमें किसी गुट में शामिल नहीं। मगर धीरे धीरे इनकी सोच में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे इनकी सोच में परिवर्तन आने लगा। अब ये गुटनिरपेक्षता के देश अब अपने देश के बारे में सोचने लगे कि चलो ठीक है, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम किसी का पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम किसी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे, मगर हमको अपना विकास तो करना है ना। हमें अपना विकास करना है, अपनी गरीब जनता को आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमें इन विकसित देशों के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, व्यापार करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ताकतवर देशों के साथ अपने संबंध इस तरीके से मधुर बनाने पड़ेंगे जिससे कि विकासशील देश इनके साथ व्यापार कर सकें। विकासशील देशों का भी प्रोडक्ट, विकासशील देशों का भी सामान विकसित देशों में बिक सके और विकासशील देशों को इससे फायदा हो। कनेक्टिविटी समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि 1961 तक सिर्फ यही मानसिकता थी विकासशील देशों की कि हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों के जहन में बात उतर जाए। जब आप अपनी पेज नंबर 11 के पर एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक के पेज 11 पे जब उस पैराग्राफ को पढ़ोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डन? तो हम कहां पे थे कि इनको मालूम था कि हमें शामिल तो नहीं होना, इन दोनों के बीच में किसी को पिछलग्गू नहीं बनना, मगर धीरे धीरे इनका विकास स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ये विकास के बारे में सोचने लगे, अपनी जनता के बारे में सोचने लगे कि हमारा आर्थिक विकास किस तरीके से होगा। अब विकासशील देशों के दिमाग मन में इस बात की टेंशन हो गई और इन देशों ने अब इसके ऊपर काम करना शुरू किया। अब आते हैं पैराग्राफ में। ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो आप लोगों ने समझी। अब मैं बोर्ड पे क्लियर करता हूं, अब यही से कनेक्ट करता हूं कि विकासशील देशों का अब मोटिव क्या रह गया? आर्थिक विकास करना, जनता को गरीबी से उबारना। अब विकासशील देश, गुटनिरपेक्षता में शामिल देश अब इन पचड़ों में नहीं पड़ रहे कि किसी गुट में शामिल हो या कोई ना हो। अब इन चीजों में पड़ ही नहीं रहे। अब उनका फोकस कहां चला गया? अपने देश का विकास करना। आगे आओ। जब उनके मन में इस प्रकार की बातें स्टार्ट हुई तो 1972 में, अब ये जो दो लाइन है प्लीज ध्यान से इसको समझना। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में बता दूं, जैसे कि पूरे विश्व
के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे कौन सी घटना घट रही है, कौन सा देश अत्याचार कर रहा है, या कौन सा देश किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करके उसको हथियाना चाहता है, उन सभी प्रकार की गतिविधियों को पर नजर संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, जिसकी स्थापना मैंने आप लोगों को बताई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। तो ये यूएनओ ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने व्यापार और विकास से रिलेटेड एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन का नाम टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, आपकी बुक के अंदर ये लाइन दिया, मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में जोड़नी थी। इसमें शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, क्योंकि उसने देखा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने देखा कि विश्व दो गुटों में बंट रहा है और गुट निरपेक्षता के देशों ने एक अपना अलग दायरा बना रखा है। सोवियत संघ, अमेरिका और मैं जी गुट निरपेक्षता के लिए बोलता हूं, मगर ये दोनों तो विकसित हैं। इसमें जो देश शामिल हो रहे हैं उनका विकास सही से नहीं हो पा रहा। यूएनओ ने इस पर ध्यान दिया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी जिसमें कहा गया, ये 4 पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार इस बात को, कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिसमें यह कहा गया कि अल्प विकसित देश, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं इस बात को कहने के लिए कि अल्प विकसित देश, गुट निरपेक्षता के अंदर जितने भी देश शामिल हैं वो अल्प विकसित हैं, उनका विकास नहीं हुआ, वो धीरे धीरे अपना विकास करना चाहते हैं। तो उनके बारे में यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सोचा। क्या कहा? अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन, दोहन मतलब इस्तेमाल, जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश कर रहे हैं। पश्चिम के विकसित देश नवस्वतंत्र देश है, अपना विकास चाहते हैं, मगर ये अमेरिका, सोवियत संघ, पश्चिम के जो देश है, विकसित देश है, वो गरीब देश से अपना फायदा उठा रहे, उनके संसाधनों से अपना फायदा उठा रहे, उनके प्राकृतिक रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। यूएनओ ने उसके ऊपर रोक लगाई और कहा कि अब प्राकृतिक संसाधनों पर किसका जोर रहेगा? उस देश का जिसमें उस प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक हो गई। मैंने कहानी में समझाया था ना कि इन लोगों का भी प्रोडक्ट विकासशील देशों का भी प्रोडक्ट विकसित देशों के बाजार में बिके। इन देशों की भी पहुंच विकसित देशों के बाजार तक हो, ऐसी सुविधा यूएनओ ने विकासशील देशों को दी। थर्ड पॉइंट, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी मतलब मशीनरी की लागत कम होगी। लागत, प्रौद्योगिकी, मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक व्यवसायी हूं, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं और एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मशीन खरीदना चाहता हूं। मशीन ही 50 लाख की है। अब मैं कहाँ रेंट लूं, कितना स्टाफ बुलाऊं, कच्चा माल भी खरीदना है मुझे, सब कुछ वहां देखना भी है,
मगर मैं मशीन ही नहीं खरीद सकता तो काम कहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी इतनी महंगी है। ये मैंने एक एग्जांपल एक व्यवसाय के लिए दिया है। मगर देश के ऊपर, भाई देशों के पास तकनीक नहीं है, उतने ज्यादा वो एडवांस नहीं है। अभी एडवांस है कौन? विकसित देश, संयुक्त अमेरिका और सोवियत संघ या पश्चिमी के देश, ये क्या है? विकसित है। तो इनके पास मशीनरी प्रौद्योगिकी अच्छे तरीके से है और अच्छे तकनीक के साथ। तो उन मशीनों को विकासशील देशों, बार बार मेरा हाथ यहाँ जा रहा है, वही गुड निरपेक्षता के विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी की लागत कम हो, यानी कि अगर विकासशील के देश उसको खरीदे तो कम दामों में विकसित देश उसको प्रोवाइड कर दे। यहां तक क्लियर? लास्ट पॉइंट, वीडियो लंबी हो जा रही है, देख लो समझाने के चक्कर में, और डाटा मेरे पास 2 GB बस। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों, इन विकसित देशों ने, ये 2 गुट अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान इनके होंगे, इनके हैं, तो उनके बीच विकासशील देशों की भी भूमिका बढ़ेगी। वो भी वहां पे जाके अब बैठेंगे, व्यापार करेंगे और अपने विकास के लिए आगे की रणनीति तय करेंगे। तो इस प्रकार की सुविधा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर विकासशील देशों को दी गई। इसलिए इस चैप्टर के बीच में कहा गया नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, एक नई व्यवस्था जो 1972 से स्टार्ट हुई। आशा करता हूं आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। और मेरी तो तेरे लिए गिफ्ट एक ही चीज, थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड आई लव यू सो मच माई डॉल। आप मेरे लिए स्पेशल थे, हो और हमेशा रहोगे। ठीक है? अपना और अपने घर में सबका ध्यान रखना, और आप लोग भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 8 में। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।